time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today I am going to start a series on the law of torts relating to the certain important questions. आज मैं लॉरेंस की डिमांड पर लॉ ऑफ टोर्ट से संबंधित कुछ आवश्यक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। आशा है ये वीडियोज़ आपके आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी साबित होंगी। आज मेरा प्रथम क्वेश्चन है, टोर्ट शब्द की परिभाषा एवं इसके आवश्यक तत्वों के बारे में बताइए। टोर्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द टोटम या फ्रेंच भाषा के शब्द टोटस से हुई है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना मरोड़ना। विधि में इसका अर्थ होता है दोष या क्षति। जनरली टोर्ट की मुख्य विशेषता यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है या उसके साथ कोई दोषपूर्ण कार्य हुआ हो तो उसके अनुरोध पर अब निर्धारित नुकसानी के लिए वाद दायर किया जा सकता है। इसके अनुसार ऐसे सभी आचरण सम्मिलित किए जाते हैं जो सरल सीधे या विधिपूर्ण न होकर तोड़े मरोड़े गए हैं या कानून के विरुद्ध है। टोर्ट शब्द अंग्रेजी के रोंग शब्द के समानार्थी है। इसमें विभिन्न दोषपूर्ण कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि मानहानि, हमला, छल, उपेक्षा, संप्रहार एक्सेट्रा। इन सभी अपकृत्यों से अपकारी व्यक्ति दूसरों के विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। विधिक कर्तव्यों का पालन न करने की वजह से दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिसकी वजह से दोषपूर्ण कार्य उद्भव होते हैं। जनरली ये कार्य दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम आपराधिक अपकार, द्वितीय सिविल अपकार। अपकृत्य एक प्रकार का दीवानी या सिविल अपकार है। आपराधिक अपकार में अपराधकर्ता को दंडित किया जाता है, जबकि सिविल अपकार में प्रतिवादी को वादी को हुई नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। अपकृत्य के अतिरिक्त अनेक प्रकार के और भी सिविल अपकार हो सकते हैं, जैसे कि संविदा भंग, न्यास भंग, जो जनरली मुख्य माने जाते हैं। यदि हम टोर्ट शब्द की परिभाषा की बात करते हैं तो प्रथम परिभाषा मैं लूँगी क्लार्क एवं लिंडसे जी की। इनके अनुसार अपकृत्य एक प्रकार का दोष है जो संविदा से स्वतंत्र होता है तथा जिसका उपयुक्त उपचार कॉमन लॉ के वाद का अनुयोग है। द्वितीय परिभाषा फ्रेटर जी के अनुसार अपकृत्य एक प्राइवेट व्यक्ति के लोकलक्षी अधिकार का उल्लंघन है, जिससे क्षतिग्रस्त पक्षकार को वाद प्रस्तुत करने पर प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्वितीय परिभाषा परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत दी गई है, जो सेक्शन 2M में परिभाषित की गई है। सेक्शन 2M जो परिसीमा अधिनियम से संबंधित है, उसके अनुसार अपकृत्य एक प्रकार का सिविल दोष है जो अन्य प्रकार के संविदा भंग या न्यास भंग का उल्लंघन नहीं है। अपकृत्य विधि का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसे प्रतिकर दिलवाया जाए। प्रोफेसर विनफील्ड जी के अनुसार अपकृत्य का दायित्व एक ऐसे कर्तव्य से उत्पन्न होता है जिसे प्राथमिक रूप से विधि द्वारा निश्चित किया जाए। यह कर्तव्य लोगों के प्रति सामान्यता होता है तथा इसका उल्लंघन का निर्वाह अपनिर्धारित नुकसानी के लिए कार्यवाही करना है। नेक्स्ट परिभाषा जो सामंत जी के अनुसार दी गई है। सामंत जी के अनुसार अपकृत्य एक प्रकार का सिविल दोष है जिसके लिए उपाय अपनिर्धारित नुकसानी के लिए कॉमन लॉ अनुयोग है, जो संविदा भंग या संविदा का उल्लंघन भी नहीं है और न न्यास का उल्लंघन है और न ही किसी अन्य प्रकार के साम्यपूर्ण दायित्व का उल्लंघन है। अतः इन सभी परिभाषाओं को डिस्कस करने के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि अपकृत्य की कुछ विशेषताएं पाई गई हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, अपकृत्य एक प्रकार का सिविल अपकार है। द्वितीय, ये संविदा भंग एवं न्यास भंग से भिन्न प्रकार का अपकार है। तृतीय,
अपकृत्य के लिए वाद दीवानी न्यायालय में लाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, अपकृत्य एक प्रकार का दीवानी अपकार है, अतः वाद भी दीवानी न्यायालय में लाया जाएगा। नेक्स्ट, अपकृत्य के लिए उपचार अपनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनिर्धारित नुकसानी ऐसी नुकसानी को कहा जाता है जिसका निर्धारण पहले से नहीं किया जा सकता। अतः अपकृत्य के लिए जो उपचार होता है वो अपनिर्धारित नुकसानी होती है, जिसका अमाउंट कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है कि वो कितने रुपए का कंपनसेशन आपको दिलवाने वाला है। नेक्स्ट क्रेस्टिक, अपकृत्य का दायित्व कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत विधि द्वारा नियत कर्तव्य किसी विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के प्रति न होकर समूचे विश्व के प्रति होते हैं। अतः अपकृत्य इन रैन की कैटेगरी में शामिल होता है। अपकृत्य कारित करने वाले व्यक्ति को अपकारी कहा जाता है। ये कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो आपकी अपकृत्य विधि में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अपकृत्य की आवश्यक तत्व। यदि हम अपकृत्य की बात करते हैं तो अपकृत्य को कारित करने के लिए, अपकृत्य में मुकदमा यदि हम लेके आते हैं, उसको मानने के लिए कुछ आवश्यक तत्वों का विद्यमान होना अनिवार्य है। पहला तत्व, प्रतिवादी द्वारा किया गया दोषपूर्ण कार्य होना चाहिए। द्वितीय, दोषपूर्ण कार्य के परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान होना आवश्यक है। तृतीय, दोषपूर्ण कार्य ऐसा होना चाहिए जिसे नुकसानी के अनुयोग के रूप में विधिक उपचार मिल सके। अब मैं इन्हें एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपकृत्य के लिए पहला जो आवश्यक तत्व है वो ये कहता है कि कृत्य के लिए आवश्यक तत्व की प्रतिवादी द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य हुआ हो जो विधि के विरुद्ध हो। अतः प्रतिवादी द्वारा ऐसा कार्य या चूक जिसके द्वारा बिना उचित कारण के, बिना किसी औचित्य के वादी को नुकसान हुआ हो, उसे अपकृत्य कहा जाएगा। अपकृत्य विधि का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो क्षति पहुंचाने से रोकना है। अपकृत्य दायित्व ऐसे कर्तव्यों के उल्लंघन से उत्पन्न होता है जो कि प्राथमिक रूप से विधि द्वारा निश्चित होते हैं। दोषपूर्ण कार्य का अर्थ एक विधिक कर्तव्य के उल्लंघन से होता है। द्वितीय एलिमेंट, दैट इज लीगल डैमेज, विधिक नुकसानी होना अनिवार्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रॉन्गफुल कार्य हो रहा है, जो भी दोषपूर्ण कार्य किया गया है, उससे विधिक नुकसानी होना अनिवार्य है, तभी आपका वाद अपकृत्य विधि के अंतर्गत माना जाएगा। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कानूनी रूप से नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हमें दो सूत्रों का सहारा लेना होगा। पहला सूत्र, इंजीरिया साइने डैमनम, जिसे हम कहते हैं बिना हानि के क्षति। बिना हानि के क्षति का तात्पर्य होता है यद्यपि वादी को विधिक रूप से तो क्षति हुई है, अर्थात वादी में निहित किसी विधिक अधिकार का तो उल्लंघन हुआ है, परंतु को चाहे कोई वास्तविक रूप से हानि हुई हो या ना हुई हो, यह अनिवार्य नहीं है, फिर भी वो प्रतिवादी के विरुद्ध वाद ला सकता है। को जनरली दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, विशुद्ध अधिकार, द्वितीय विशेषित अधिकार। विशुद्ध अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनका उल्लंघन मात्र ही अपने आप में वाद योग्य होता है। इसमें वादी को यह सिद्ध नहीं करना पड़ता कि उसे किसी प्रकार की हानि हुई है, जबकि विशेषित अधिकार का उल्लंघन स्वयं अपने आप में वाद योग्य नहीं होता, वहाँ पे वास्तविक हानि को साबित करना अनिवार्य हो जाता है। इसे हम एक निर्णीत वाद के थ्रू समझते हैं जिसका नाम है एसबी वर्सेस वाइट। इस वाद में बिना हानि के क्षति के सूत्र का स्पष्टीकरण किया गया है। यद्यपि प्रतिवादी के कार्य से वादी को कोई हानि नहीं हुई, फिर भी उसे वाद में सफलता प्राप्त हुई थी और प्रतिवादी को उत्तरदायी भी माना गया था। यहाँ पर वादी जो एक क्वालिफाइड वोटर था, वोट देने योग्य था, वह अपनी वोट कास्ट करने के लिए गया, जहाँ पर उस रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जिसकी ड्यूटी उस समय वोटिंग बूथ पे लगी हुई थी, उसने उसे वोट देने से रोक दिया, जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिसको वो वोट देना चाहता था वही व्यक्ति वास्तव में जीत गया।
अतः वादी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर भी यहाँ पर वादी वाद में सफल हुआ, क्योंकि उसको कोई वास्तविक रूप से तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, परंतु कानूनी रूप से उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ था और वहाँ पर प्रतिवादी को उसके वादी के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया और उसे इसके लिए नुकसानी भी दिलवाई गई। दूसरा वाद है मार्जेटी वर्सेस विलियम्स बैंक, जो 1830 का है। इस वाद में वादी का सफिशेंट फंड बैंक में होते हुए बैंक ने उसके चेक को डिसोनर कर दिया, जिसकी वजह से वादी के लीगल अधिकार या कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ और उसके वाद को के अंतर्गत माना गया और उसे इसके लिए हर्जाना दिलवाया गया, जबकि उसे कोई वास्तविक रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ था। तीसरा वाद म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा बनाम अशरफी लाल। इस वाद में अशरफी लाल, जो एक क्वालिफाइड वोटर था, वो अपनी वोट को कास्ट करना चाहता था, परंतु उसका नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटा दिया गया, जिसकी वजह से उसके वोटिंग अधिकार का उल्लंघन हुआ और वो अपने वाद में सफल हुआ। नेक्स्ट वाद भीम सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य। यह वाद 1986 का है। इस वाद में भीम सिंह, जो जम्मू और कश्मीर असेंबली के एमएलए हुआ करते थे, जब वो अपने असेंबली सेशन को अटेंड करने जा रहे थे, वहाँ जम्मू और कश्मीर की पुलिस के द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से असेंबली सेशन को अटेंड करने के उनके अधिकार का वायलेशन किया गया, उल्लंघन किया गया, जिसकी वजह से वो असेंबली सेशन अटेंड नहीं कर पाए, जबकि वास्तविक रूप से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। फिर भी उनके वाद को अपकृत्य विधि के अंतर्गत माना गया और उन्हें इसके लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। ये सब वाद जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, ये सब बिना हानि के क्षति से संबंधित सूत्र से है, अर्थात इंजीरियस सने डैमनम से संबंधित है। इन सभी वादों में यदि आप देखेंगे वास्तविक रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वादी के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ था। दूसरा सूत्र है डैमनम साइनी इंजीरिया, मीन्स बिना हानि के। दूसरा सूत्र है डैमनम साइनी इंजीरिया, मीन्स बिना क्षति के हानि। बिना क्षति की हानि से तात्पर्य है कि वादी चाहे क्षतिग्रस्त हुआ है या नहीं हुआ है, किंतु उसको यदि विधिक क्षति नहीं हुई है, अर्थात प्रतिवादी के कार्य से यदि वादी में निहित किसी विधिक अधिकार का यदि उल्लंघन नहीं हुआ है, तो वह वाद नहीं ला सकता, वह अपने वाद में सफल नहीं होगा, क्योंकि अपकृत्य का दायित्व ऐसे कर्तव्य से उत्पन्न होता है जो प्राथमिक रूप से विधि द्वारा निश्चित होता है, अर्थात विधिक कर्तव्य का उल्लंघन होना अनिवार्य है, अदरवाइज वादी अपने वाद में सफल नहीं हो पाएगा। इसको समझने के लिए हम कुछ इलस्ट्रेशंस का सहारा लेते हैं। इलस्ट्रेशन है ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। वादी जो एक स्कूल का मालिक था, उसने प्रतिवादी को अपने स्कूल से निकाल दिया। प्रतिवादी ने उसके पड़ोस में ही एक स्कूल खोल दिया, जिससे वादी को धन की क्षति हुई। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी दायी नहीं था, क्योंकि वादी के किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था। यह प्रतिवादी ने अपने फ्रीडम ऑफ राइट टू ट्रेड एंड एक्सप्रेशन, जो अनुच्छेद 19 क्लोज जी के द्वारा दिया गया है, उसका उपयोग किया था। दूसरा वाद है चेस्मोर वर्सेस रिचर्ड्स। इस वाद में भूमि तथा मिल का स्वामी पानी के सोते का उपयोग लगातार 60 वर्षों से कर रहा था। सोते में पानी भूमि के अंदर से फूटकर आता था। एक पड़ोसी ने अपनी भूमि में कुआं खोदा और उस जिले के लोगों को जो पानी प्रदान के हेतु खोदा गया था। परिणाम यह हुआ कि वादी उस सोते का प्रयोग नहीं कर सका, क्योंकि जो पानी वादी के घर तक जा रहा था वह अब जाना बंद हो गया। अतः वादी को वास्तविक रूप से नुकसान हुआ। यहाँ पर प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उसके किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था।
अतः वह वाद में सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट वाद सीतारमैया वर्सेस महालक्ष्मा। इस वाद में पांचों प्रतिवादियों ने एक जल प्रवाह से आने वाली जलधारा को अपनी भूमि पर आने से रोकने के लिए एक खाई खोदकर बांध बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा का जल वादी की भूमि में प्रवाहित होने लगा, जिससे उसे हानि हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि किसी नदी के समीप भूस्वामी को यह अधिकार है कि वह अपनी भूमि पर बांध बनवाकर नदी के जल प्रवाह को मोड़कर अपनी हानि का निवारण कर सकता है। इस कार्य से वादी का प्रवाह मुड़कर पड़ोसी की भूमि पर चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसको हानि कारित करे तो वहाँ पर तब भी प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अतः यहाँ पर भी इस वाद में प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। नेक्स्ट वाद मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर। इस वाद में अनेक पोते या शिपिंग कंपनीज ने मिलकर जहाज़ों द्वारा भेजे जाने वाले माल के भाड़े में कमी कर दी, जिनका मुख्य उद्देश्य वादी को चीन के चाय परिवहन व्यापार क्षेत्र से निकालना था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह कहा कि वादी के पास कार्यवाही करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी ने व्यापार के संरक्षण एवं विस्तार के लिए वैधपूर्ण तरीके से कार्य किया है। भले ही उसके कार्य से वादी को नुकसान हुआ हो, परंतु यहाँ पर किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः वादी अपने वाद में सफल नहीं हो पाया। अगला वाद है मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स। इस वाद में प्रतिवादी चाहते थे कि वादी उनकी भूमि खरीद ले, लेकिन वादी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसके पड़ोसी की भूमि को खरीद लिया। प्रतिवादी की भूमि से वादी जल ग्रहण करता था। प्रतिवादी ने बदला लेने के लिए अपनी भूमि पर एक शाफ्ट खुदवाया, जिससे वादी को जल की प्राप्ति नहीं हो पाई और वो जो जल वादी की भूमि पर जा रहा था वह जाना बंद हो गया। वाद में यदि आप देखें तो वादी के किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, अतः वह वाद में सफल नहीं हो पाया। न्यायालय ने यह निर्धारित करा कि चाहे भले ही वादी के विद्वेषपूर्ण कार्य से उसे हानि हुई हो, परंतु वह तब तक कार्यवाही नहीं कर सकता जब तक कि किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन ना हुआ हो। अतः प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं था। नेक्स्ट वाद है एक्टन बनाम ब्लेंडेल, जो 1848 का है। इस वाद में प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर कोयले की कोल पिट के लिए गड्ढा खुदवाया, जिससे वादी के कूप में जाने वाले अंतर्मार्ग अवरुद्ध हो गया और कुआं सूख गया। यह धारित किया गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि भूमि का स्वामी अपनी भूमि पर खुदाई कर सकता था। इसके लिए वो एलिजिबल था और वह इस पर पाई जाने वाली वस्तु का उपभोग अपनी इच्छा और सुख के अनुसार कर सकता था। अतः यहाँ पर प्रतिवादी ने अपने अधिकार का प्रयोग किया था और वहाँ से वादी के किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था। अतः वादी अपने वाद में सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट वाद है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल। इस वाद में वादी ने एक भवन की पुरानी नींव पर 16 दुकानों का निर्माण बिना किसी नगरपालिका की स्वीकृति के करवा दिया। प्रतिवादी ने इस निर्माण को ध्वस्त कर दिया और यह धारित किया गया कि प्रतिवादी किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि कोई भी विधिक क्षति नहीं हुई थी। यहाँ पे किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था। अगला वाद है पागलदाता नरसिंगल बनाम कमिश्नर तथा स्पेशल ऑफिसर नेल्लोर म्यूनिसिपैलिटी AIR 1994 आंध्र प्रदेश। इस वाद में वादी ने अपने खराब बस को सड़क पर गलत ढंग से पार्क कर दिया, जिससे यातायात में रुकावट पड़ गई। यातायात पुलिस नगर निगम के अधिकारियों की सहायता से उस बस को वहां से अपने साथ ले गई। पुलिस अधिकारियों ने इस कार्य को वैध ठहराया, क्योंकि यह कार्य सोवरेनिटी या संप्रभु शक्ति के प्रयोग से किया गया था। अतः वे उत्तरदायी नहीं थे। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी भी अपकृत्य के लिए
wrongful कार्य जो दोषपूर्ण कार्य होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया विधिक सती का होना अनिवार्य है और उस विधिक सती के लिए उपचार का होना अनिवार्य है। कानून के अंतर्गत उसका उपचार उपलब्ध होना चाहिए। यदि ये सभी तत्व जो मैंने आपको बताए हैं, दोषपूर्ण कार्य, विधिक सती एवं उसका उपचार का उपलब्ध होना, यदि ये सब तत्व विद्यमान हैं तो वादी अपने वाद में सफल होगा ही होगा, भले ही उसे वास्तविक रूप से कोई नुकसानी हुई हो या ना हुई हो। इस वीडियो में दो प्रश्न को डिस्कस किया है। पहला प्रश्न जो आपकी अपकृत्य विधि की परिभाषा एवं उसके आवश्यक तत्वों एवं उसकी विशेषताओं से संबंधित था। दूसरा प्रश्न यदि आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो मैंने आपको दो सूत्र बताए हैं, बिना हानि के सती और सती बिना हानि, ये सूत्र भी जनरली एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। If you have any doubt, you must put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.